नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया है रिजर्वेशन के रिगार्डिंग, जैसा कि टाइटल में आप लोग देख पा रहे होंगे, SC/ST रिजर्वेशन, जिसमें कोटे में कोटा मंजूरी यानी जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसके भीतर उपवर्गीकरण या सब कैटेगराइजेशन या सब क्लासिफिकेशन किया जा सकेगा। और एक बड़ा ही लैंडमार्क डिसीजन माना जा रहा है इसको, और इसी के विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आग्रह है पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिए हैं और इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट्स और न्यूज़पेपर्स का संदर्भ लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना फैसला पलटा, राज्य आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकते हैं, ये टाइटल हमने दिया है और अब इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, 7 जजेस की संवैधानिक बेंच, उनके द्वारा डिसीजन दिया गया और 6-1 से ये डिसीजन आया है। ठीक है, तो इसमें देख पा रहे हैं हम कि राज्य सरकारें अब अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट के रिजर्वेशन में कोटे में कोटा दे सकेंगी। और सुप्रीम अदालत ने 20 साल पुराना अपने फैसला पलटा है। हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को अपने जो खुद के निर्णय हैं जो दिए जाते हैं उसके द्वारा उनको रिव्यू करने और उनको बदलने की शक्ति है। आर्टिकल 137 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंतर्गत अपने ही जो फैसले हैं उन पर पुनर्विचार करने की उसको शक्ति दी गई है। 20 साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने कहा था कि जो अनुसूचित जातियाँ हैं वो खुद में एक समूह है और इसमें शामिल जातियों के आधार पर और बंटवारा नहीं किया जा सकता है। पंजाब से संबंधित एक मामला था, उस दौरान इस प्रकार का डिसीजन दिया गया था। कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है उसमें राज्यों के लिए जरूरी सलाह दी है, जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें मनमर्जी से फैसला नहीं कर सकेंगी। 2 शर्तें मानना होगा। पहला तो अनुसूचित जाति के भीतर किसी एक जाति को 100% कोटा नहीं दिया जा सकेगा, और दूसरा अनुसूचित जाति में शामिल किसी जाति का कोटा तय करने से पहले उसकी हिस्सेदारी का पुख्ता डेटा होना चाहिए। मतलब जो मात्रात्मक डेटा की बात की जाती है, एक्चुअली आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट्स में जिस समय हम लोग बात करते हैं, इंदिरा साहनी केस की बात की जाती है, एम नागराज बात की बात की जाती है, जनरल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता की बात की जाती है उस बात की, तो उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ों का जिक्र आता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 2024 आज 1 अगस्त को डिसीजन आया है, उसमें माना है कि अनुसूचित जातियों का जो उपवर्गीकरण है वो अनुसूचित जातियों के भीतर अधिक पिछड़े लोगों को अलग से कोटा देने के लिए अनुमति है। एक्चुअली ये सारी अवधारणा क्रीमी लेयर से रिलेटेड है। क्रीमी लेयर यानी जो पिछड़ों में जो अगड़ा वर्ग होता है, यानी जिसे आरक्षण का लाभ मिलने के बाद और उसकी जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थितियां जो है वो उन्नत हो गई हों, उसे रोजगार प्राप्त हो गया हो, तो फिर ऐसी स्थिति में आरक्षण का लाभ उन वर्गों को ना मिलकर वास्तव में जो आरक्षण के वास्तविक हकदार हैं, यानी तुलनात्मक रूप से या अपेक्षाकृत रूप से अधिक जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको आरक्षण का लाभ वास्तविक अर्थों में मिलना चाहिए। तो ये इस फैसले का मूल सार है। आगे इसमें बात की गई है, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो उपवर्गीकरण है उसकी अनुमति देते समय राज्य किसी भी जो उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण निर्धारित नहीं कर सकता है। साथ ही राज्य को उपवर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के संबंध में अनुभवजन्य डेटा के आधार पर उपवर्गीकरण को उचित ठहराना होगा। साथ ही ये भी कहा है कि उपवर्गीकरण का आधार राज्यों द्वारा मात्रात्मक डेटा और प्रदर्शनीय डेटा, मतलब जिसे जांचा जा सके, जिसका प्रमाण जुटाया जा सके, वो उचित ठहराया जाना चाहिए कि उन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि यदि राज्य की राय में किसी वर्ग का जो पिछड़े वर्ग हैं उनका राज्य के अधीन सेवाओं में नियोजन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनके लिए आरक्षण का प्रोविजन किया जा सकता है। तो उसी बात को आगे लाया गया है। फिर साथ ही ये कहा गया है कि राज्य अपनी मर्जी या राजनीतिक सुविधा के अनुसार काम नहीं कर सकते हैं और उनका निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विचार के लिए उत्तरदायी होगा। इसमें जो 7 जजेस की जो संवैधानिक बेंच बनी उसमें CJI DY चंद्रचूड़ साहब भी उसमें शामिल थे, और जिसमें चीफ जस्टिस शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से बेंच उन्हीं की कही जाती है। तो एक उनके द्वारा बड़ा अच्छा इसमें डिसीजन पर लाइन कही गई है कि जो सब क्लासिफिकेशन है, यानी कि जो वर्गीकरण में वर्गीकरण या उपवर्गीकरण जिसको हम कह रहे हैं, वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि सब कैटेगरीज को सूची से बाहर नहीं रखा गया है। साथ ही आर्टिकल 15 और 16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को सब कैटेगरी में बांटने से रोकता हो। तो आर्टिकल 14, 15 और 16 जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, और आर्टिकल 14 जहां कानून के समक्ष समानता, कानून के समान संरक्षण और नैसर्गिक न्याय के नियम, बोधगम्य अंतरक का नियम, वर्गीकरण की जो विधियां हैं उसकी बात करता है, वहीं आर्टिकल 15 जो है और आर्टिकल 16 वो राज्य के संदर्भ में कुछ आधारों पर विभेद का निषेध करता है, और उसके बाद कुछ वर्गों के लिए, कुछ जातियों के लिए आरक्षण के जो लॉज हैं उनको बनाने की राज्य को शक्ति प्रदान करता है। फिर इसके अलावा जस्टिस गवई साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण लाइन कही है। उन्होंने
अंबेडकर साहब के स्टेटमेंट को यहाँ कोट किया है कि B.R. अंबेडकर ने कहा कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है। ये स्टेटमेंट आजकल पेपर में हम देखते हैं कि इस प्रकार के स्टेटमेंट आ जाते हैं, तो मुझे लगा कि इसको हम चर्चा करें। तो उन्होंने कहा कि इतिहास बताता है कि जब नैतिकता का सामना अर्थव्यवस्था से होता है तो जीत अर्थव्यवस्था की होती है, इसलिए सब कैटेगरी की परमिशन देते समय राज्य केवल एक सब कैटेगरी के लिए 100% आरक्षण नहीं रख सकता है। फिर 7 जजों की जो संविधान पीठ है उसने मूल रूप से 2 पहलुओं पर विचार किया था। पहला कि क्या आरक्षित जातियों के साथ उपवर्गीकरण की अनुमति दी जानी चाहिए, और दूसरा इसमें केस का जिक्र हुआ है, आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ये। ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का केस है, उसमें ये निर्णय दिया गया था। आर्टिकल 341 जो कि अनुसूचित जातियों के संदर्भ में है, उसमें संदर्भ रखा गया था कि उसमें अधिसूचित जो अनुसूचित जातियाँ हैं वो एक समरूप समूह है और इन्हें आगे उपवर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। और फिर इसके अलावा अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के बीच क्रीमी लेयर को अनुसूचित जाति की श्रेणियों के लिए आरक्षण लाभों से बाहर रखने की आवश्यकता व्यक्त की है। और 6-1 का जो डिसीजन आया उसमें 2005 के इस ईवी चिन्नैया निर्णय को खारिज किया गया, जिसमें कहा गया था कि उपवर्गीकरण की अनुमति नहीं है। तो ये भी आगामी एग्जामिनेशन के लिए ध्यान रखिएगा, ये केस का जिक्र पूछा जा सकता है। साथ ही आर्टिकल 341 की बात आगामी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। ये कहा गया है, बड़ी महत्वपूर्ण लाइन, की उपवर्गीकरण जो है वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 341 का उल्लंघन नहीं करता। साथ ही अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राज्य को किसी जाति को उपवर्गीकृत करने से रोकता हो। ठीक है। फिर 2020 का ये मामला था, चूंकि केस का जो टाइटल है वो पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामला है, उसमें 5 जजों की पीठ के द्वारा 7 जजों की पीठ को ये मामला भेजा गया था। 5 जजों की पीठ ने उस समय पाया था कि ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का जो मामला है उसमें जो डिसीजन आया था जिसमें कहा गया था कि उपवर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती, उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। साथ ही पीठ ने उस समय तर्क भी दिया था कि ईवी चिन्नैया बाद में इंदिरा साहनी निर्णय को सही ढंग से लागू नहीं किया गया। आरक्षण के संबंध में हम जानते हैं कि 1990 के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मामला था, और मंडल जो मामला है जिसे इंदिरा साहनीवाद भी कहा जाता है, वो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला था जहाँ पिछड़ेपन के मापदंड और आरक्षण की सीमा, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई थी। फिर इसके अलावा 2018 के केस का भी इसमें जिक्र हुआ है, जिसपे जर्नल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने प्रमोशन में आरक्षण के संदर्भ में कहा था कि क्रीमी लेयर जो है वो SC/ST पर भी लागू किया जा सकता है। हालांकि ये बड़ा महत्वपूर्ण लाइन है कि वर्तमान में क्रीमी लेयर की अवधारणा, यानी पिछड़ों में अगड़े की जो अवधारणा जिसको हम कहते हैं, वो केवल अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर लागू होती है। 6-1 से चूंकि डिसीजन आया है तो इसमें जो जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं उन्होंने असहमति जताई, और ये कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की अनुमति देता है सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया के नियमों में कि सुप्रीम कोर्ट में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन अल्पमत में जो न्यायाधीश होते हैं उनका भी निर्णय प्रकाशित होता है। तो उन्होंने संदर्भ ये दिया है कि आर्टिकल 341 के तहत जो अधिसूचित अनुसूचित जातियों की जो राष्ट्रपति सूची है उसमें राज्य कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें संसद के द्वारा पारित कानून के द्वारा ही जातियों को राष्ट्रपति सूची में शामिल या बाहर किया जा सकता है। इसलिए यदि ऐसा कोई सब क्लासिफिकेशन, सब कैटेगराइजेशन, उपवर्गीकरण किया जाता है तो राष्ट्रपति सूची में छेड़छाड़ के समान होगा, क्योंकि आर्टिकल 341 का जो उद्देश्य था वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में भूमिका निभाने वाले किसी भी राजनीतिक कारक को समाप्त करना था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन हैं जो आज इस मामले में प्रस्तुत हुए हैं, और इसके लिए हमने दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और दैनिक जागरण और लाइव लॉ, इन न्यूज़पेपर्स और वेबसाइट्स का संदर्भ लिया, और इन सभी का आभार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एक महत्वपूर्ण डिसीजन, इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं ये आपको समझ में आए होंगे, और जुड़े रहिए पॉलिटी जोन पर। इस प्रकार की जो लेटेस्ट जानकारियाँ पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन से रिगार्डिंग मैं लाने का प्रयास करते रहता हूँ, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो पॉइंट्स हमने इसमें लिखे हैं इसका पैनल PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर आज ही अपलोड हो जाएगा। मिलता हूँ आप सभी से किसी नए टॉपिक में। नमस्कार, धन्यवाद।